Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. सौर कैलेंडर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितनी है कंपैरिजन के लिए काफ़ी है। सबसे पहले यही देखते हैं कि यहाँ क्या क्या आधार लिए हैं। यहाँ भी दिन, मास और वर्ष तीनों वसंत संपात से शुरू होते हैं, यानी इक्विनॉक्स से। अगेन ये एक खगोलीय आधार है। सूर्य से पृथ्वी के ऑर्बिट में 12 भाग किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात बताना अत्यंत आवश्यक है कि चंद्र कैलेंडर की गणना भूकेंद्रित यानी अर्थ सेंटर्ड होती है, पर जो सौर कैलेंडर है वो सुकेंद्रित होती है, यानी सन सेंटर्ड। इसका एक अर्थ यह भी है कि भारत में सूर्य के केंद्र में होने का तथा पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने का ज्ञान भी था। आपने स्कूल में ये जाना होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार चक्कर लगाती है और इसी कारण ऋतु बदलते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि कौन सा ऋतु सूर्य के पास होने पर होता है और कौन सा ऋतु सूर्य के दूर होने पर? खैर ये छोड़ो, मैं आपसे अभी एक प्रश्न करता हूँ जिसका उत्तर आपको बिना गिने, बिना कैलेंडर देखे देना है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में कितने महीने 31 के होते हैं? क्या आपको बिना गिने इसका उत्तर पता था? इवन मुझे भी पहली बार गिन के हैरानी हुई कि इसमें 7 महीने 31 के होते हैं। मैंने अब तक जितने भी लोगों से यह प्रश्न पूछा, किसी के पास भी इसका उत्तर बिना गिने नहीं था। आप भी अपने आस पड़ोस में पूछकर मुझे कमेंट में बताना। विषय में आगे बढ़ते हुए महीने का आधार जान लेते हैं। ये 12 भाग 12 राशि के आधार पर किए जाते हैं। हर भाग 30 कोण का होता है, हर दिन का 1 कोण होता है। 12 गुणा 30 बराबर 360 दिन। अभी जो 5 दिन बचे हैं वो हर दूसरे महीने से छठे महीने तक एक एक दिन जोड़ते हैं। 5 महीने 31 के और 7 महीने 30 के। हर चौथे वर्ष एक दिन पहले महीने में जोड़ दिया जाता है। उस वर्ष 6 महीने 30 के और 6 महीने 31 के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सबको ऐसे ही एक साथ जोड़ दिया। ये पृथ्वी की इलेक्ट्रिकल गति के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि दूर का चक्कर लगाने में ज्यादा समय व्यतीत होता है। आप इस सर्कल में देखो, 360 दिन इस प्रकार हो गए, यानी ऑलमोस्ट एक दिन का 1 कोण बनता है। अंडाकार गति के कारण पृथ्वी को इस तरफ गति करने में ज्यादा समय लग जाता है, वो भी 5 दिन ज्यादा। इसलिए इस तरफ सारे महीने 31 के होते हैं, पहला छोड़कर। पहले में हर वर्ष 0.25 का कोण बच जाता है, जो हर चौथे वर्ष पूर्ण होता है। इसलिए चौथे वर्ष इसे जोड़ते हैं और इसकी गणितीय सिद्धता है। और इतनी आसानी से हमारा कैलेंडर ये बता देता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार गति में करती है। मैंने बीच में एक और प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर है जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तब सर्दी का मौसम होता है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब गर्मी का मौसम होता है। ये बात भी हमारा कैलेंडर ही बता देता है। ये पहली बार जानकर मैं खुद भी हैरान था, पर यही फैक्ट है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हर चौथे वर्ष एक दिन के अंतर को समझने जहाँ इन्हें 8000 वर्ष का समय लग गया, वहाँ ये भारत की गणितीय ज्योतिष में बहुत सरलता से और कोई भी कर सके ऐसे आसान सा सिद्धांत बताया गया है। अगर आज अचानक पृथ्वी 4-5 मिनट धीरे हो जाए, इससे वर्ष बड़ा हो जाए, तो भी भारतीय ज्योतिषी के सिद्धांत से उसका पता लगाया जा सकता है। वैसे आज के इंसानों ने बहुत सारा कचरा स्पेस में फैलाया है, जिससे ये बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि गति में कितनी तीव्रता घटी है, जिससे हम आने वाले कैलेंडर में सुधार कर सकते हैं। अब तक आपने सौर कैलेंडर के बहुत सारे आधार के बारे में जाना होगा। मतलब सब कुछ आधारित ही है, कुछ भी निराधार नहीं है रिफाइंड कैलेंडर की तरह। यहाँ ये बात बताना बिल्कुल प्रासंगिक है कि हमारा शक संवत सौर कैलेंडर आधारित है। शक संवत अभी 1943 चल रहा है, पर अगेन उस दिन शक संवत लागू हुआ था या उसकी स्थापना हुई थी, न कि सौर कैलेंडर की। सौर कैलेंडर तो पहले से ही प्रचलन में था। एक और बात आपको शायद पता नहीं, पर शक संवत भारत का ऑफिशियली नेशनल कैलेंडर है। अगर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में शक संवत की तारीख डालते हैं तो कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जीवन भर नहीं, पर अपने जीवन काल में एक बार तो भी अपने चेक पर या किसी भी सरकारी दस्तावेज पर शक संवत की तारीख जरूर डालें। भले ही मन में भारतीयता का भाव न रखे, पर यह सोचकर डालें कि आज जो तारीख आपने डाली है वो साइंटिफिकली सबसे एक्यूरेट तारीख है। तारीख डालने के बाद प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मुझे और इन्हें अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें या हमें यहाँ टैग करें। अब तक हमने जाना संवत शुरू होने का आधार, संपात या इक्विनॉक्स,
12 महीने का आधार 12 राशि, 30 अंश का 1 महीना, 1 अंश का 1 दिन, बचे हुए 5 और चौथे वर्ष के छठे दिन का आधार भी मैंने बता दिया। एक बात और, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के दिन को डेट कहते हैं, वैसे ही सौर कैलेंडर के दिन को गते कहते हैं। गते को आप गति से जोड़कर समझ सकते हैं। तिथि चंद्र की स्थिति, गते पृथ्वी की गति। अगर काजल को उसके बेटे ने भारतीय कैलेंडर से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा होता तो आई होप कि वो रोज कल तक का समय नहीं मांगती। अब तक काफी पॉइंट हमने ब्रीफ में निकाल दिए, पर इन सबके अलावा यहाँ महीने के नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो है मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नमस, नमस्य, इश, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस, तपस्य। ये कृषि आधारित वैदिक नाम है। इनके ज्योतिष नाम इस प्रकार है: मीनार्क, मेषार्क, वृषभार्क, मिथुनार्क, कर्कार्क, सिंहार्क, कन्यार्क, तुलार्क, वृश्चिकार्क, धनुमास या धनवार्क, मकरार्क, कुंभार्क। यहाँ पर आपको सारे राशि के नाम दिख रहे होंगे। ये सारे नाम उस आधार पर रखे गए हैं जिस राशि में हमें सूर्य दिखाई देता है। चंद्रमास नक्षत्र आधारित, सूर्यमास राशि आधारित। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, सूर्यमास भी 12 होते हैं और चंद्रमास भी 12 होते हैं। दोनों की संख्या एक ही है, पर आधार अलग अलग है। अब इसमें हर 2 मास का एक ऋतु होता है। 6 ऋतु इस प्रकार हो गए: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अब अगर हम इसे रिफाइंड कैलेंडर के सामने रखें तो ये इस क्रम में होंगे: मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब आप ये चार्ट देखकर समझ सकते हैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कैसे हो गया। और समझदारी ऐसी कि अभी तक नाम भी नहीं बदला। और इनकी आयरनी देखो कि ये इसको रिफाइंड कैलेंडर बोलते हैं। अप्पू बेटा, इसका उत्तर क्या है? 7 + 1 = 8। ये 7 + 1 = 8 होता है। अरे वो 8 नहीं 10 होता है। 10 नहीं, ये 8 होता है। हमारे यहाँ इसको 8 ही कहते हैं। 10 तो ये होता है। तो तुमको ये किसने बताया? साइंटिफिक टेपर वाले रिफाइंड कैलेंडर। अब आप ही मुझे बताओ कि ये कैलेंडर इवॉल्व हुआ है या डिवॉल्व हुआ है। दोस्तों, राशि नाम का आधार तो आपने जान लिया। अब ये देखते हैं कि ये नाम किस आधार पर रखे हैं। वैसे तो इन नाम की व्याख्या डायरेक्ट वेदों में है, पर इन नाम के भी अपने कुछ अर्थ है। मैं आपको वो क्लिप सुना देता हूँ जहाँ से मैंने जाना था। ये जो बात आपने अभी बोली है ना जी, ये हमारे दर्शक है, उन्होंने इसी से संबंधित प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ इनका। हरीश जी हैं, उनका प्रश्न है: हाउ विल इंडिया बेनिफिट इफ वी यूज अवर दिनदर्शिका, डू आवर फार्मर्स यूज देम? हाँ, तो हमारे जो महीनों के नाम हैं या जो हम इस कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें ऋतु कैसा बिहेव करने वाला है ना। तो अपने आप किसान के लिए, कृषि के लिए ये जानकारी अपने आप मिलती रहती है कि उसे क्या करना है। इसीलिए ये पूरा कृषि को गाइड करने वाला ये हमारा वैदिक काल में कैलेंडर था। कि मधुमास मतलब जब वसंत संपात से आरंभ वो उसका नाम बताया मधुमास। अब मधु का अर्थ हम समझते हैं, है ना। जो भी वहां पर फसल है या फूल हैं, पौधे हैं, सब में एक मिठास भरना आरंभ हो जाता है, रस भरना आरंभ हो जाता है। तो उस महीने का नाम है मधुमास। तो रस आप भरने दीजिए, तोड़ने की कोशिश मत करिए। आप अपनी फसल काटिए मत, अभी उसमें रस भर रहा है। दूसरे महीने में उसका नाम बताया उन्होंने माधव मास। इसका अर्थ हुआ कि मधु मास में जो काम करना था पृथ्वी को या पूरे वातावरण को, प्रकृति को जो काम करना था वो उसने पूरा कर लिया। अब आपकी फसल पक करके तैयार है, अब आप उसकी कटाई करिए। तीसरा शुक्र मास बताया और कहा कि इस मास में भीषण गर्मी पड़ेगी। दोस्तों, ये शुक्र नाम को याद रखना। शुक्र मास यानी गर्म मास और ग्रिगोरियन कैलेंडर के संदर्भ में मई का महीना पड़ता है।
तो आप इसमें कोई भी खेती का काम मत करिए, धरती को तपने दीजिए। धरती तपेगी तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए उस महीने में जो प्रायः मई का महीना आता है, तो उस महीने में कोई हम खेती का काम नहीं करते हैं, धरती को तपने देते हैं। धरती जब तपती है तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। उसकी बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं, उसमें नई उर्वरा शक्ति आती है। तो जब नई बारिश आएगी तो पृथ्वी की जो मिट्टी है वो अधिक उर्वरक बनती है, सूरज की किरणें सोख करके। तो फिर अगला महीना उन्होंने बताया कि ये शुचि मास है, इसमें थोड़ी सी बारिश होगी, आप अपने खेती की तैयारी कर सकते हैं। फिर अगला महीना उन्होंने बताया कि इसका नाम नभ मास है। तो नभ मतलब बादल छाए रहेंगे आकाश में और बादल बरसते रहेंगे। आप अपनी कृषि की एक्टिविटी जो है वो शुरू करिए। नभस्य यानी बहुत झमाझम बारिश होगी। फिर उसके बाद इख मास उन्होंने बताया, ये फिर रस भरने वाला मास है, क्योंकि यहाँ फिर एक बार इक्विनॉक्स पर हम पहुंच गए। तो इक्विनॉक्स को आधारभूत बना करके, और वर्ष में 2 बार आएंगे इक्विनॉक्स, जब रात और दिन सेम अंतर के 12-12 घंटों के होंगे। देखा आपने, ये कैलेंडर हमारे कृषि रिलेटेड सारी जरूरतों को पूरा करता है। इस पूरी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसे अवश्य देखें। मुझे जितनी बातें बतानी थी वो मैंने बता दिया है। आप ही विचार करें कि क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर भारतीय प्राचीन कैलेंडर के कहीं आसपास भी टिकता है। अब तक मैंने सभी बातें लॉजिकल तरीके से बताई है, कहीं भी दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु का उपयोग किए बगैर। आज मैं आपको दिव्य दृष्टि और दिव्य चक्षु को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, वो भी लॉजिकल तरीके से। पर आखिर में अब तक इनके रिफाइंड कैलेंडर की कमर तो टूट ही गई होगी। आज मैं आपको ग्रहों के पीछे के नाम की साइंस बताऊंगा। इसके गलत होने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने इसके सही होने के हैं। पर ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। यम तो एक नाम शनि का पहले से ही है। महाभारत में इन तीनों ग्रहों के नाम श्वेत, श्याम और तीक्ष्ण दिया गया है, क्योंकि मैं अभी ग्रहों के नाम को डिकोड करूंगा। पर गुरु अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है, जिसके बहुत सारे छोटे छोटे मतलब निकलते हैं। सूर्य और चंद्र एक ही आकार के दिखते हैं, पर जिसे पता ये बाल है और ये भी बाल है। अब इनमें से असली बाल कौन सा है? जहाँ एक तरफ लोगों को यह नहीं पता कि धरती चलती है, वहाँ ज्योतिषी में सूर्य के चलने तक के आंकड़े मौजूद हैं। इन सभी में से सूर्य, आदित्य, आदिबुध और रवि, ये 4 गुण देखकर नहीं बताए जा सकते।